चलिए जी, तो आ जाइए वापस से अब। और क्या उत्तर दिया आप लोगों ने? सबसे कठोर धातु, देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में ये सीधे छपने वाले हैं आपकी बार, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आपकी बार सीधे छपने वाले हैं, इसलिए इन प्रश्नों को बड़े गौर से पढ़ लेना भैया ना, अच्छे से पढ़ लेना इन प्रश्नों को, कोई प्रश्न रह ना जाए, ठीक है। देखना, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। सबसे ज्यादा कठोर धातु, तो थोड़ी देर पहले आया था ये इस तरह का प्रश्न और हमने एग्जाम्पल दिया था टंगस्टन का। किसका एग्जाम्पल दिया था? टंगस्टन का एग्जाम्पल दिया था हमने, ठीक है। हमने टंगस्टन का एग्जाम्पल दिया था, टंगस्टन का, ठीक है। चलो, और टंगस्टन का अगर हमसे लैटिन नाम पूछा जाए, लैटिन भाषा में नाम क्या होगा? तो इसका लैटिन भाषा में नाम होता है, डब्लू से याद रखना, बुलफॉर्म। इसका लैटिन भाषा में नाम होता है बुलफॉर्म, ठीक है। ये इसका लैटिन भाषा में नाम होता है, ठीक है, टंगस्टन का। सिंपल है। चलो, अगला प्रश्न है, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में, भाई हाई टेम्परेचर होता है अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष यान जो भेजे जाते हैं यहां से, उनमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है जो अत्यधिक तापमान से रक्षा कर सके, सहन कर सके अत्यधिक तापमान को, ठीक है। बताओ भाई, आयरन, टाइटेनियम, निकिल या लेड या सीसा? बताओ भाई, कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं हाई टेम्परेचर से रक्षा करने के लिए? जो अपने यान होते हैं इनकी रक्षा करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताओ, किस धातु का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से बताओ, किस धातु का प्रयोग किया जाता है? चलिए, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका टाइटेनियम का उपयोग करते हैं, टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। चूहों का विष, कितना प्यारा प्रश्न है भाई। कहते हैं ना, चूहों का जहर खा लिया मैंने, चूहे मारने की दवा खा ली। आपने अधिकतर लोगों को कहते सुना होगा कि भैया मैंने चूहे मारने की दवाई खा ली, ठीक है। आपने अधिकतर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैंने चूहे मारने की दवा खा ली। क्या होता है चूहे मारने की दवा? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड चूहों का विष होता है, जिंक फॉस्फाइड, ठीक है। फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक, फोटोग्राफी में यूज कौन सा करते हैं? ये भी बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मानता हूं मैं इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार छप जाए आपके पेपर में, ढंग से देख लो इसको। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में, ठीक है। फोटोग्राफी में यूज किसका करते हैं बताना एक बार? सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर सल्फाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का या सिल्वर ऑक्साइड का? किसका यूज करते हैं फोटोग्राफी में? तो यहां पर यूज किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr, ठीक है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में या फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है और तैरना प्रारंभ कर देती है? कौन सी ऐसी धातु है जो गर्म जल से प्रतिक्रिया करती है और तैरना प्रारंभ कर देती है जल की सतह पर? बताओ भाई, ये प्रश्न भी बड़ा खास है। कॉपर, चांदी या सिल्वर, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? कौन सी धातु है जो गर्म जल के साथ क्रिया करती है और पानी की सतह पर तैरना प्रारंभ कर देती है ना? तो याद रखना, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। और ये ठंडे पानी से तो क्रिया ही नहीं करती भाई, ध्यान रखना, मैग्नीशियम ठंडे पानी से तो अभिक्रिया ही नहीं करती, गर्म पानी से ही करती है ना, ठंडी पानी से क्रिया नहीं करती, ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती। ये मैग्नीशियम याद रखना, मैग्नीशियम, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में धातु होती है, हीमोग्लोबिन। देखो, हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है भाई, हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक तो इसमें शब्द है हीम और दूसरा इसमें शब्द है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है और हीम का मतलब होता है आयरन, Fe+2, लोहा, आयरन या लोहा, Fe+। बताओ कौन सी धातु होती है हीमोग्लोबिन में? हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफिल
यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छोड़ दो, ठीक है। बस याद रखना आयरन Fe+2 अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछे तो कितना हीमोग्लोबिन होता है भाई मनुष्य के शरीर में, तो याद रखना 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त। सामान्य व्यक्ति के शरीर में 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में इतना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, 12 से 16 ग्राम। अमलगम, भाई ये तो बहुत ही फेवरेट प्रश्न आ गया। अमलगम बहुत बेसिक सा प्रश्न है। अमलगम, अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम किसकी मिश्र धातु है भाई? अमलगम, ये लो, बहुत प्यारा फेवरेट सा प्रश्न है। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम, अमलगम किसकी मिश्र धातु है बताओ? कॉपर और टिन की, मरकरी की, लेड और टिन की, या कॉपर और जिंक की? तो ध्यान रखना अमलगम हमेशा मरकरी में आपको याद रखना है। मरकरी यानी कि पारा, इसकी मिश्र धातु होती है कौन? अमलगम, ठीक है। मरकरी या पारे की मिश्र धातु होती है कौन सी? अमलगम, अमलगम, ठीक है। लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता मरकरी। किसके साथ नहीं बनाता? लोहे के साथ कभी अमलगम नहीं बनाता, मरकरी या पारा, ठीक है। याद रखना इस बात को भी, याद रखना इस बात को भी। आगे चलो, किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता? पारा, मरकरी का उपयोग देखो भाई, थर्मामीटर में तो होता है, टेम्परेचर मापते थे थर्मामीटर में पहले। स्पाइगोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापने के लिए, इसमें भी होता है। ये तापमान मापने वाला, इसमें भी होता है। और बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब मापता है, इसमें भी यूज होता है किसका? पारे का। तो एक ही मशीन बची, सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसे बोलते हैं ना, यूएसजी, इसमें यूज नहीं होता, इसमें यूज नहीं होता, ठीक है। कौन सी धातु ताप सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई सवाल होगा भाई, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई सवाल होगा, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई सवाल होगा, नो, चांस ही नहीं है। बताओ कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में देखने को मिलती है? ये धातु कौन सी है? मरकरी या पारा। और इसका लैटिन भाषा में नाम याद रखना, हाइड्राजीरम या हाइड्राजीरियम। इसका लैटिन भाषा में नाम याद रखना हाइड्राजीरम। 80 नंबर पे आता है भाई। पारा कितने नंबर पे आता है? 80 नंबर पे आता है पारा, ठीक है। पारा 80 नंबर पे आता है, 80। बताओ यहां तक की कहानी क्लियर? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों मुलायम धातु है। मुलायम, थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये तीनों मुलायम धातुएं हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। चलो, कौन सा यौगिक है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार दर्शाता है? अम्लीयता वाला व्यवहार भी दर्शाता है और क्षारीयता वाला व्यवहार भी दर्शाता है। ऐसा कौन सा यौगिक है? सुनना, जब धातु की क्रिया अपन वायु से करवाते हैं तो बनता है धातु ऑक्साइड, और ये धातु ऑक्साइड होता है क्षारीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। वहीं जब अधातु की क्रिया अपन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो बनता है अधातु ऑक्साइड, और ये अधातु ऑक्साइड होता है अम्लीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं धातुओं के जो अम्लीय और क्षारीय दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, और उनमें से एक है आपके पास Al2O3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करता है। करना चाहिए था क्षारीय व्यवहार, लेकिन दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। चलो, सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? तन्य का मतलब होता है जिसको पीट पीट कर जिसका लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये एनसीईआरटी में भी ये प्रश्न मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज्यादा तन्य धातु या सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल जिसका सबसे ज्यादा लंबा तार बनाया जा सकता है वो धातु है आपके पास गोल्ड यानी कि सोना।
गोल्ड सोना, जिसका लैटिन भाषा में नाम होता है ओरम, ठीक है, 79 नंबर पे आता है, ठीक है, ओरम। ऐसा कहते हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में होता है, 18 कैरेट सोना। सबसे पहले तो ये पता हो कि सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, 100% शुद्ध सोना। इसके 4 टुकड़े कर लो, मैं कह रहा हूं, मैथ तो आप पढ़ते ही हो आपके हैवी सिलेबस में। 6 कैरेट, 6 कैरेट, 6 कैरेट, 6 कैरेट। बताओ एक टुकड़ा कितने परसेंट का हुआ? अगर ये 100% है तो ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25% और ये भी 25%। ये कितना कैरेट बोल रहा है? 18। ये लो, ये तीनों को उठा लो, बताओ कितना परसेंट हो गया? 75%। थोड़ी सी मैथ लगानी है भाई, है ना। एक चीज याद रखना, सोने की शुद्धता, ये जो कैरेट शब्द है ना, कैरेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है कैरेट। इसमें सोने की तो शुद्धता मापी जाती है कैरेट में, सोने की तो शुद्धता मापी जाती है किसमें? कैरेट में। लेकिन हीरे का वजन मापा जाता है, जो डायमंड होता है ना हीरा, उसका वजन मापा जाता है कैरेट में। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, सोने की शुद्धता और हीरे का वजन, ये दोनों कैरेट में मापे जाते हैं, ठीक है, दोनों कैरेट में मापे जाते हैं। चलो भाई, ये लो भाई, यहां पे आपका धातु अधातु भी मामला निपट गया। यहां आपका धातु अधातु वाला मामला भी निपट गया। अब आपके पास 2 ही चैप्टरों की चुनौती है, अब आपके पास 2 ही चैप्टरों की चुनौती है दोस्तों, केवल 2 चैप्टर। अब आपके पास केवल 2 चैप्टरों की चुनौती है, और वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं? एक तो है प्रकाश, लाइट, और एक मानव शरीर, ठीक है। यस, तो अब आपके पास 2 चैप्टरों की चुनौती है। आइए शुरू करते हैं प्रकाश यानी कि लाइट से। प्रकाश यानी कि लाइट से अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, प्रकाश या लाइट से। आ जाओ, प्रकाश या लाइट। सबसे पहला प्रश्न, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी जिससे कम फिर हम देख नहीं पाएंगे चीजों को, अगर उससे पास चीजें आ गई तो एक तो होती है अधिकतम दूरी, ये तो होती है अनंत यानी कि इन्फिनिटी, अधिकतम दूरी ये तो होती है अनंत यानी इन्फिनिटी, और एक होती है न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी ये याद रखना 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। कहा गया 25? ये रहा 25 सेंटीमीटर। 5 ऑप्शन दे दिए यहाँ पे, कोई बात नहीं, आपको तो अपने सही उत्तर से मतलब है। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की, एक प्लेन मिरर की वक्रता त्रिज्या। तो ध्यान रखना दोस्तों, समतल दर्पण जो होता है इसकी चाहे वक्रता त्रिज्या पूछे और चाहे फोकस दूरी पूछे, क्योंकि फोकस दूरी भी तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, चाहे वक्रता त्रिज्या पूछे और चाहे फोकस दूरी पूछे, दोनों की दोनों अनंत होती है, इन्फिनिटी। दोनों की दोनों कितनी होती हैं? अनंत, इन्फिनिटी होती है, अनंत। ये लो। अच्छा, एक बात और याद रखना, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी एक विशेषता हमेशा याद रखना, वो हमेशा आभासी, वो हमेशा कैसा बनेगा? काल्पनिक, इमेजिनरी, आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के बराबर, और पार्श्व परावर्तन होता है। पार्श्व परावर्तन ये शब्द कई बार पूछा गया है, इसको एज इट इज याद रखना। पार्श्व परावर्तन का मतलब होता है आपका जो बायां भाग है वो उसमें दायां दिखता है और आपका दायां भाग उसमें बायां दिखता है, बस ये याद रखना, ठीक है। चलो, याद रहेगा। चलो भाई, इंद्रधनुष, रेनबो, 7 रंगों वाला इंद्रधनुष,
कौन कौन से 7 रंग आपको पता है? विबग्योर, ये 7 रंग है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला। देखो बैंगनी, नीला, नीला पहले आता है तो ये तो गलत हो गया। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, हरा पहले आता है, ये भी गलत हो गया। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, बैंगनी पहले आता है, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा है, नीला, हरा, पीला। एक ही ऑप्शन है जिसमें इंद्रधनुष दे रखा है, सही रंग दे रखे इंद्रधनुष के, ठीक है। चलो, कार के पीछे जो बैक मिरर होता है, जो पीछे का दृश्य दिखाता है, वो कौन सा मिरर होता है पीछे का दृश्य दिखाने वाला? वो हमेशा होता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की खास बात यह है कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए इसका यूज किया जाता है किसमें? बैक मिरर के रूप में, पीछे का नजारा देखने वाले दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो, तो हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। हाँ भाई, ये प्रश्न पढ़ो अब, बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको सॉल्व करो एक बार। बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको सॉल्व करो एक बार जल्दी से। बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको सॉल्व करो जल्दी से एक बार। हाँ भाई, बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। हमें हरी घास का रंग हरा दिखता है, या कोई भी चीज का रंग वैसा ही दिखता है, क्यों? क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों तक क्या कर देती है? वो वस्तु परावर्तित कर देती है। बाकी रंगों को तो खा जाती है और हरे रंग को हमारी आंखों पे भेज देती है, इसलिए वो हमें हरे रंग की दिखाई देती है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य कैसा दिखता है? लाल दिखता है, बड़ा भी दिखता है और लाल भी दिखता है। बड़ा क्यों दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लाल क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लाल क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये हमें लाल दिखता है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें लाल दिखता है, ठीक है। चलो, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय प्रकाश का रंग निर्धारित होता है भाई। प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित होता है, किस चीज से? तो देखो, प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश की हम बात करते हैं, जो प्रकाश हमें दिखता है दृश्य प्रकाश, तो उसके जो 7 रंग होते हैं दृश्य प्रकाश के, विबग्योर, इनका निर्धारण ही तरंग दैर्ध्य के आधार पर होता है। तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ या लैम्बडा के आधार पर होता है। तरंग दैर्ध्य कहां से शुरू होती है? 400 से शुरू होती है और चलती है 780 नैनोमीटर तक। तो ये तरंग दैर्ध्य के आधार पर इनका रंग निर्धारित होता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के आधार पर। और तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो तारे का रंग तो उसका टेम्परेचर दर्शाता है। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही वो रंग लाल लाल की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो तारे का जो रंग है वो क्या दर्शाता है? उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान दर्शाता है। तापमान या टेम्परेचर दर्शाता है तारे का रंग। तारे का रंग हमेशा उसका टेम्परेचर या तापमान दर्शाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें किसी तरह की? चलिए अगला प्रश्न सुनना। अब बात कर रहा है ये प्रकाशिक तंतु के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर, सिलिका का बना एक तार होता है ना ऑप्टिकल फाइबर, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो दोस्तों ये प्रकाश तंतु, या 4-5 और उदाहरण में लिख रहा हूं, जैसे हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा मरीचिका या मृग तृष्णा, मरीचिका या मृग तृष्णा, हिरण को जो पानी दिखता है,
रेगिस्तान में, है ना। ये सब किसके अंदर आते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर होने वाली घटनाओं में शामिल होते हैं ये लोग, ठीक है। चलो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कब है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कब, इसकी शर्त क्या है? तो इसकी शर्त याद रखना भाई, इसकी शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एज इट इज पूछी जाएगी आप लोगों से, घुमा फिरा के कैसे भी पूछी जा सकती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त यह है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, तब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमें देखने को मिलता है। अब भाई कब जाती है? तो देखो, वायु से कांच, विरल से सघन, वायु से जल, विरल से सघन, जल से कांच, विरल से सघन, एक ही ऑप्शन है हीरे से कांच में। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा? प्रश्न पढ़ो, गंभीरता से सॉल्व करो इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है और आप लोगों के मतलब का प्रश्न है भाई, है ना, आप लोगों के मतलब का प्रश्न है ये, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसके साथ क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब उसके साथ क्या होता है? यस, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है? देखो भाई, जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो दो घटनाएं होंगी, कौन कौन सी होंगी? दो घटनाएं सुनना। पहली घटना, आपको पता है प्रकाश का वेग माध्यम की सघनता पर निर्भर करता है, माध्यम की सघनता अगर बढ़ेगी तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? कम। इसका उल्टा करो, अगर सघनता कम होगी, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है, सघनता कम हो रही है तो वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो घटने वाले तो ऑप्शन ही गलत कर दो, चाल हमेशा बढ़ेगी क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जा रही है, और जिसकी चाल बढ़ जाती है तो वो पास आती है, दूर जाती है, दूर जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये लीजिए, सही है मामला। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सही चल रहा है एकदम ओके कंडीशन में? चलिए आगे बात करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, देखो भाई ये अपवर्तन वाली घटना की बात कर रहा है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो देखो इसका वेग बदलेगा, माध्यम बदलते ही वेग बदलेगा, इसकी दिशा बदलेगी, है ना, इसकी तीव्रता बदलेगी, इंटेंसिटी, ठीक है, और इसका तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा, लैम्बडा, इसका तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा, ठीक है, तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती और वो है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब कुछ बदल जाता है, ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है। चलो, आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब कुछ बदल जाता है, सिंपल, समझ में आ गया सवाल। चलो, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगेगा भाई? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना दूर है सूर्य से पृथ्वी? 15 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर, है ना, इतनी दूर है लगभग। कितना समय लगता है? प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग होता कितना है? प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो यहां पर देख सकते हैं आप 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, ऑप्शन में है नहीं, वैसे एक्यूरेट समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास या 8 मिनट 19 सेकंड के आसपास का समय लगता है धरती तक आने में प्रकाश को, 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। चलो, प्रकाश किरणें की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश किरणों की प्रकृति कण जैसी होती है, तरंग जैसी होती है, या दोनों जैसी? बताओ भाई,
प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है भाई, है ना। तो प्रकाश किरणों की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है, और ये सिद्धांत दिया था डी ब्रॉगली ने। किसने दिया था? डी ब्रॉगली ने। द्वैत प्रकृति सिद्धांत, डी ब्रॉगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, डी ब्रॉगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, है ना। चलो, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से, कौन सा लेंस दे रखा है? उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती हैं? चलो भाई देख लेते हैं। तो जो उत्तल लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस की, है ना, चित्र से समझते हैं इसको। देखो पहले मुझे उत्तल लेंस बनाना पड़ेगा। ये मैंने उत्तल लेंस बना दिया, ठीक है। ये मैंने कौन सा लेंस बना दिया? उत्तल लेंस मैंने यहां पर बना दिया है। चलो, जब मैंने यहां पर उत्तल लेंस बनाया तो मेरे सामने क्या स्थिति आई? ये हो गई मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद फोकस से निकलेगी। कहां से निकलेगी? फोकस से। तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती भाई? मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये उत्तल लेंस है, ये इसका फोकस है। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। इस तरह से ये काम होगा। अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें कहां से निकलेंगी? फोकस से निकलेंगी। इसी वजह से ये लेंस क्या करता है? किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। ये लेंस किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, अभिसारी। हाँ भाई, ये प्रश्न सॉल्व करो, एक अच्छा सवाल है, और मुझे उत्तर बताओ जल्दी से, क्या उत्तर आएगा इसके अंदर? फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या उत्तर आएगा इसके अंदर, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ इसके अंदर क्या उत्तर आएगा। बताओ भाई क्या उत्तर आएगा। देखो, परावर्तन कोण दे रखा है, आर का मान 45 डिग्री। तो सीधी बात है, आपतन कोण पूछा है। आपको पता है कि परावर्तन का नियम, पहला नियम, सॉरी दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बराबर। इसका मतलब जितना परावर्तन कोण उतना ही क्या होगा? आपतन कोण। सीधा सा पॉइंट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, ठीक है। ये एंगल आई बराबर एंगल आर, ये परावर्तन का दूसरा नियम है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है, द्वितीय नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। चलो, ये प्रश्न भी देखो भाई, बहुत मजेदार प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करो एक बार। जैसे तुमने इसमें दिमाग लगाया वैसे इसमें भी दिमाग लगाओ। दो समतल दर्पण और ये परस्पर लंबवत रखे हुए हैं। लंबवत का मतलब 90 डिग्री के कोण पर रखे हैं। लंबवत 90 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं, 90 डिग्री। और इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। इनके बीच में कोई वस्तु रखी है, ये दो समतल दर्पण रखे हैं, ठीक है। ये दो समतल दर्पण रखे हैं और इनके बीच में कोई वस्तु रखी है यहां पर, ठीक है। इनके मध्य रखी वस्तु देख लो, ये 90 डिग्री पर हो गए दोनों, ठीक है। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी बताओ भाई जल्दी से, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ध्यान रखना, जब इस तरह का कोण दिया जाए आपको और प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है 360 बटा थीटा माइनस 1। 360 बटा थीटा, थीटा कितना है? 90 माइनस 1, 4 माइनस 1। बताओ भाई कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे, 3। चलिए, 3D फिल्म देखने के लिए भाई, 3D फिल्म जो आजकल चल रही है लेटेस्ट मार्केट में, 3D फिल्म देखने के लिए कौन से चश्मों का उपयोग करते हैं?
नॉर्मल चश्मे तो नहीं होते, वो पोलराइज्ड होते हैं, पोलराइज्ड चश्मे होते हैं, ध्रुवक, ठीक है, पोलराइज्ड होते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है भाई, इसको भी सॉल्व करो, दिमाग लगाओ इस प्रश्न में, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। देखो, प्रकाश की एक किरण अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आती है, आर पार तो जा नहीं सकती, पॉलिश हो रखी है, तो बताओ परावर्तन के बाद कहां से निकलती है? फोकस से निकलती है, वक्रता केंद्र से नहीं, ध्रुव से नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, मुख्य फोकस से गुजरेगी। आसान सा प्रश्न है, करो, लगाओ फॉर्मूला, उत्तर लेके आओ जल्दी से। ये गलत लिखा हुआ है भाई, यहां पर है ना 6, ये 6 यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये पूछा जा सकता है तुम्हारे हिंदी की अशुद्धियों में, 6 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये गलत है, ये 6 ऐसे लिखा जाता है। हिंदी में भी याद रखना, हिंदी की अशुद्धियां भी बताता हुआ चल रहा हूं साथ में, क्या पता यहां से भी एक प्रश्न मिल जाए तो साइंस के साथ साथ हिंदी में भी भला हो जाएगा आप लोगों का, है ना। चलो लगाओ फॉर्मूला, n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1, 360 बटा 50 माइनस 1, 0 से 0 गया, 7.2 माइनस 1, 7.2 को कितना मानोगे? लगभग 8, 8 में से गया तो 7, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 7 प्रतिबिंब बनेंगे, 7। चलो पढ़ो प्रश्न को और बताओ जल्दी से उत्तर क्या होगा। वस्तु को रख दिया है तुमने अवतल दर्पण के समक्ष, और वो भी कहां पर? वक्रता केंद्र पर। तुम ही बताओ, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, आभासी तो बनता ही नहीं है, आभासी की तो बात ही मत करो, छोटा भी नहीं बनता, इसकी बात मत करो, बराबर का बनता है। तो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर का है। कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ये भी याद रखना, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें किसी तरह की? तो याद रखना, वक्रता केंद्र पर ही बनता है ये प्रतिबिंब, ठीक है, वक्रता केंद्र पर। चलो भाई, किसी वस्तु का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, देखो छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमेशा एक दर्पण से प्राप्त होता है, और वो कौन सा है? उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। इसको सॉल्व करो भाई, तो मानो तुम लोगों को, ये तुम कलाकार हो, धुरंधर हो, इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसका उत्तर बताओ फटाफट से, तब मैं तुमको धुरंधर मानूंगा। यस, क्या है उत्तर? हाँ भाई, कर लिया सॉल्व। चलो देखो एक बार आ जाओ जल्दी से, लेंस की क्षमता दे रखी है प्लस का 2 डायोप्टर, फोकस दूरी निकालोगे 1/p 1/2 0.5, प्लस में या माइनस में? प्लस में, और प्लस कौन से लेंस का होता है? उत्तल का मामला है। चलो चेक करो, लेंस उत्तल है, अवतल तो हो ही नहीं सकता, उत्तल 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 दोनों सही है। फोकस दूरी प्लस या माइनस? फोकस दूरी 2 मीटर कैसे आ जाएगी? 2 मीटर तो हो ही नहीं सकती, 0.50, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव, जो तुम विज्ञान दिवस मनाते हो ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व विज्ञान दिवस नहीं है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है अपना। विश्व विज्ञान दिवस नवंबर दिसंबर के महीने में आता है, नवंबर में आता है शायद, है ना। ये 28 फरवरी को जो तुम मनाते हो ना, 28 फरवरी 1930 को इनको अवार्ड दिया गया था रमन प्रभाव के लिए, है ना, सीवी रमन को। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये सीवी रमन के चक्कर में मनाते हैं अपन, सीवी रमन। तो ये विकसित किया गया धूप के चश्मे, है ना, रमन इफेक्ट से हमें क्या विकसित किए गए, धूप के चश्मे विकसित किए गए, धूप के चश्मे। ठीक है, धूप के चश्मे विकसित किए गए। चलो, नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है जो दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। लेंस पर झिल्ली बन जाना ये तो सीधा सीधा एक बीमारी की तरफ इशारा है, दोष नहीं है, बीमारी है। और इस बीमारी का नाम होता है मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट। इस बीमारी का नाम होता है मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट। ठीक है, मोतियाबिंद। फिर इसका उपाय क्या भाई, ऑपरेशन करवाओ, शल्यक्रिया सर्जरी करवाओ, तब जाके हटेगी, वरना नहीं हटेगी। ठीक है, मोतियाबिंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है, अच्छा ये प्रश्न 2 बार टाइप हो गया। ठीक है, चलो मोतियाबिंद कर लेना। सरल सूक्ष्म दर्शक, जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सरल और एक होते हैं संयुक्त। तो सरल वाले में एक ही लेंस काम में आता है, और वो लेंस कौन सा होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शक यंत्र में जो एक लेंस काम में आता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है किसके अंदर, सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। वाहनों के अग्रदीप या हेडलाइट में तो कौन सा यूज करते हैं, समतल तो करते नहीं है, उत्तल भी नहीं करते। अब बताओ वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करते हैं भाई, अच्छा प्रश्न है, दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है, दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है, तो समझ के जवाब दो। वाहनों के हेडलाइट में कौन से दर्पण का यूज करते हैं, वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में कौन से मिरर, कौन से दर्पण का यूज करते हैं। ध्यान रखना, यहां पर अगर परवलयीय दर्पण नहीं दे रखा होता तो हम किस पर टिक करते, अवतल पर टिक करते, लेकिन पहले परिवलयाकार दर्पण पर टिक करना है, परवलयाकार। ठीक है, चलो निकट दृष्टि दोष में चश्मा। अब यहां पे आपको सारे चश्मे और सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए इसी एक पॉइंट से। देखो 4 दोष याद रखना, 4। एक तो याद रखना निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसे अपन कहेंगे मायोपिया, मायोपिया। एक याद रखना दूरदृष्टि दोष, एक याद रखना दूरदृष्टि दोष जिसे अपन कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष जिसे अपन कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये दूरदृष्टि दोष हो गया। तीसरा दोष होता है जरा दृष्टि दोष, जरा, जरा नहीं जरा, जरा यानी थोड़ा सा होता है, तो जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। और चौथे नंबर पे आता है आपका दृष्टि वैषम्य दोष, दृष्टि वैषम्य दोष या अबिंदुकता दोष, दृष्टि वैषम्य दोष या अबिंदुकता दोष, दृष्टि वैषम्य दोष या अबिंदुकता दोष, ये 4 तरह के दोष हैं। ठीक है, अब इन चारों दोषों में मैं आज आपको वो चीज सिखाने जा रहा हूं तो शायद आज तक किसी ने नहीं सिखाई, और ये प्रश्न आपको नई चीज सिखाने वाला है। ठीक है, सबसे पहले चश्मे का नाम याद रखना, इसमें लगता है अवतल लेंस का चश्मा, चश्मे से प्रश्न आता है एक तो सीधा सीधा याद रखना, इसमें तो अवतल लेंस का चश्मा लगता है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस का चश्मा, दूर दृष्टि दोष में लगता है उत्तल लेंस का चश्मा,
दूरदृष्टि दोष में लगता है उत्तल लेंस का चश्मा। दृष्टि वैषम्य दोष में लगता है बेलनाकार लेंस का चश्मा। बेलनाकार लेंस, मोटे लेंस है ना, बेलनाकार का मतलब मोटे लेंस, बेलनाकार लेंस का चश्मा। और जो आपका जरा दृष्टि दोष है बुढ़ापे की वजह से, इसमें लगता है बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस का चश्मा। बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस का चश्मा, जिसमें ऊपर की तरफ तो होता है, जिसमें ऊपर की तरफ तो होता है अवतल लेंस, पास दूर की चीजों को देखने के लिए, और नीचे की तरफ होता है उत्तल लेंस, पास की चीजों को देखने के लिए। चलो अब बात आती है इनमें दिक्कत क्या क्या आती है, दिक्कत भी सुन लो। निकट की दृष्टि तो ठीक है, दोष है दूर की दृष्टि में। दूर की दृष्टि तो ठीक है, दोष है निकट की दृष्टि में। दोष है निकट की दृष्टि में, ठीक है। चलो दोनों में ही दोष है, ना निकट का दिख रहा ना दूर का दिख रहा। दृष्टि वैषम्य में आड़ी और खड़ी लाइनें एक साथ नहीं दिखती, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ देखने में दिक्कत आती है, ठीक है। चलो अब बात आती है, सबसे पहले यहां पर ये सवाल क्या पूछना चाह रहा है, इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं। जब दोष दूर की दृष्टि में है तो इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, आज वो कारण समझ लो। होता क्या है, ये हमारी आंख है, ये क्या है, हमारी आंख, ठीक है। होता क्या है दोस्तों, जब इस प्रकाश किरणें आती हैं इस पर, लेंस पर, तो लेंस से परावर्तित होने के, अपवर्तित होने के बाद ये रेटिना पर जानी चाहिए, लेकिन ये रेटिना पर ना जाकर उससे पहले ही मिल जाती हैं। तो बताओ निकट मिल गई, इसलिए ये निकट दृष्टि दोष हो गया। अगर ये दूर मिलती हैं, दूर, अगर ये दूर मिलती हैं, दूर रेटिना से कहीं दूर जाकर मिलती हैं, पास में नहीं बल्कि दूर जाकर, पीछे जाकर मिलती हैं, तो इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के आगे या पीछे, रेटिना के आगे बनेगा। पीछे तो किसमें बनता है, दूर दृष्टि दोष में, ठीक है। प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, जरा दृष्टि दोष वाली कहानी है लगभग लगभग। कोई नहीं छोड़ो, ठीक है। चलो सही है मामला यहां तक। 141 नंबर का प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरी तरफ से, इंपॉर्टेंट, याद रखना। यदि लेंस की क्षमता माइनस में 2 डायोप्टर है, अभी अभी हमने सॉल्व किया था प्लस वाला, तो फोकस दूरी माइनस में आएगी 0.5 मीटर। अभी अभी सॉल्व किया था +2 वाला, वहां बस माइनस करना था और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं, एक जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और एक जिसे नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब है, नहीं कर सकते तो आभासी प्रतिबिंब है ना, आभासी। प्रकाश तरंगे हैं, यस ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश तरंगे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय और दोनों का मिश्रण विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसमें मान लो ये तरंग की दिशा है, ये तरंग की दिशा है, तरंग इस दिशा में जा रही है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इस तरह से चलती है व्यवस्था, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, याद रखना। मानव आंख में, मानव नेत्र में, चक्षु का मतलब आंख, नेत्र, ये देखो पर्यायवाची पढ़ लिया आपने हिंदी का, चक्षु नेत्र का, आंख नेत्र चक्षु, ठीक है, लोचन। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब बताओ भाई, ध्यान रखना। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब आंख की सबसे अंदर वाली परत रेटिना पर बनता है, रेटिना दृष्टिपटल पर। कैसा बनता है, आभासी या वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा, बराबर का नहीं बनता, छोटा बनता है, ठीक है। चलो भाई, प्रिज्म पर जब सफेद प्रकाश आकर गिरता है तो एक 7 रंगों की पट्टी बनती है, वही 7 रंग विबग्योर वाले। जब प्रिज्म पर सफेद प्रकाश आकर गिरता है तो इस पर 7 रंगों की पट्टी बन जाती है इस तरह से, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें मध्य का रंग कौन सा है, मध्य का रंग, 7 रंग है, ये 7 रंग है, आप गिनना, विबग्योर 7 है,
7 में से 3 इधर हटा दो, 3 इधर हटा दो, बताओ मध्य का रंग कौन सा हो गया? हरा। मध्य का रंग कौन सा हो गया? हरा। लेकिन अभी प्रश्न बदल देता और प्रश्न पूछता माध्य का रंग कौन सा है? माध्य, एवरेज कलर, औसत रंग कौन सा है? माध्य रंग। तो फिर हरा नहीं कहते, फिर आपको कहना होता पीला। कौन सा कहना होता? पीला। दोनों प्रश्नों में फर्क है, ध्यान रखना। अगर मध्य का रंग पूछे तो हरा, अगर मध्य रंग पूछे तो हरा, लेकिन एवरेज कलर पूछे माध्य रंग तो फिर पीले का उत्तर देना, पीला। ठीक है, चलो। सत्य और असत्य छांटो भाई। क्या बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बिल्कुल सही बात है। क्या लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है? बिल्कुल सही बात है। तो केवल एक केवल दो छोड़ो, एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, एक और दो, सीधा सीधा उत्तर है। एक रंगीन टेलीविजन, 3 आधारभूत रंग, 3 आधारभूत रंग होते कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। 3 आधारभूत रंग होते कौन से हैं? 3 आधारभूत रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। ढूंढो ऑप्शन में कहां मिलेगा लाल, हरा और नीला कलर। ये रहा भाई, लाल, हरा और नीला कलर। ये लो, ये लाल, हरा और नीला कलर ये रहा, लाल, हरा और नीला कलर ये रहा। ठीक है, लाल, हरा और नीला, 3 रंगों का मिश्रण यहां पर, लाल, हरा और नीला। हाँ भाई, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है भाई? और अंतरिक्ष यात्री को काला दिखता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को यही आकाश काला दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखता है, और सामान्य व्यक्ति को कैसा दिखता है? नीला दिखता है, नीला। ठीक है, दोनों में फर्क है भाई। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को दिखेगा काला और साधारण व्यक्ति को यहां से दिखेगा नीला। और ये आपका 150वां प्रश्न, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो याद रखना प्रकाश का वेग अधिकतम, प्रकाश का वेग माध्यम की सघनता पर निर्भर करता है, माध्यम की सघनता पर निर्भर करता है, डेंसिटी पर, है ना, सघनता पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, वैक्यूम में, उससे कम होता है गैस में, जैसे जैसे सघनता बढ़ेगी वैसे वैसे वेग कम, फिर होता है उससे कम द्रव में, और सबसे कम होता है ठोस में। निर्वात में होता कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सबसे ज्यादा वेग होता है प्रकाश का निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है, निर्वात में। ठीक है, ये क्रम याद रखना। ठीक है, क्रम याद रखना, ये ऐसे कैसे प्रकाश का वेग कहां अधिकतम होता है, ये क्रम ऐसे कैसे याद रखना। ठीक है, चलो, ये आपके 150 प्रश्न तो यहां पर हो चुके हैं समाप्त। ठीक है, यहां पर आपके 150 प्रश्न तो हो चुके हैं समाप्त। ठीक है, 150 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 50 प्रश्नों का और आपके पास खेल बचा है यहाँ पे, उनको भी देख लेते हैं फटाफट से, क्या है वो 50 प्रश्न। चलो जल्दी जल्दी आना फटाफट से। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हम अपने चेहरे का प्रतिबिंब देख पाते हैं, तो हम देख पाते हैं कोई भी चीज दर्पण में, हम कोई भी चीज देख पाते हैं दर्पण में, बताओ किसकी घटना की वजह से? तो देख पाते हैं किसी भी घटना का नाम परावर्तन होगा। ठीक है, हम देख पाते हैं किसकी मदद से? परावर्तन की मदद से हम देख पाते हैं, परावर्तन की मदद से। हीरे का चमकना, बताओ भाई, हीरे का चमकना थोड़ी देर पहले बताया है, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है हीरे का चमकना। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना हीरे का चमकना। पढ़ो प्रश्न को, सॉल्व करो। सही उत्तर की प्रतीक्षा है, मुझे जल्दी से बताओ, सही उत्तर की प्रतीक्षा है, मुझे जल्दी से बताओ। प्रकाश का अपवर्तन, ये साइज बड़ा छोटा दिखता है ना अपवर्तन की वजह से। तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाते थोड़ी है वास्तव में,
टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। और पानी में पड़ी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में पड़ी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सब किस घटना की वजह से है? अपवर्तन की वजह से। ये दोस्तों आपका यहां पर प्रकाश जो चैप्टर है, प्रकाश, लाइट, 5वां चैप्टर आपका यहां पर होता है समाप्त, ठीक है। प्रकाश या लाइट चैप्टर भी यहां पर होता है समाप्त। और अब आपका अंतिम चैप्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अंतिम चैप्टर की तरफ, ठीक है। अब आपका प्रकाश चैप्टर यहां पर समाप्त हो चुका है, यहां पर प्रकाश चैप्टर समाप्त हो चुका है। प्रकाश चैप्टर में मेरी तरफ से मैं कुछ यहां पर आपको टॉपिक हिंट देना चाहूंगा, सुनना। एक तो परावर्तन के नियम, दूसरा अपवर्तन के नियम, एक तो ये दोनों, परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम कहता है कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये तो कहता है परावर्तन का नियम। और अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि साइन आई बटा साइन आर, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, इनका मान हमेशा नियतांक होता है, इनका अनुपात हमेशा नियत होता है। और इस नियतांक को अपन कहते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कहते हैं। और ये अपवर्तनांक हमें किसके बारे में जानकारी देता है? हमें माध्यम की सघनता के बारे में जानकारी देता है, हमें माध्यम की सघनता के बारे में, डेंसिटी के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट यहां से समझने लायक है। दूसरा, दो सूत्र और समझ लो यहां से, एक तो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, और आवर्धनता, मैग्निफिकेशन, और दूसरा समझ लो लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, और उसकी आवर्धनता यानी कि मैग्निफिकेशन। इन दोनों को और सुन लो बस लास्ट, फिर तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, प्रकाश यानी कि लाइट, है ना। सुनना दोस्तों ध्यान से। सबसे पहले दर्पण सूत्र की बात करें तो ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस सूत्र में आओ, माइनस प्लस की जगह माइनस कर दो, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, तो ये u v f क्या है? f का मतलब है फोकस दूरी, फोकल लेंथ, f का मतलब है फोकस दूरी या फोकल लेंथ, ठीक है। u का मतलब है बिंब दूरी, वस्तु की दूरी, बिंब दूरी, और v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी, v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। तो ये तीनों दूरियां याद रखना कौन सी किसको दर्शाती है, ठीक है, कौन सी किसको दर्शाती है। आवर्धनता का सूत्र इधर होता है m बराबर माइनस v बटा यू, इधर प्लस कर दो, m बराबर प्लस का v बटा यू। ये लो भाई, ये तुम्हारा यहां पर प्रकाश जो चैप्टर है वो होता है यहां पर समाप्त। तो तुम्हारा प्रकाश जो चैप्टर है यहां पर वो भी होता है यहां पर समाप्त। प्रकाश जो चैप्टर है वो भी यहां पर होता है समाप्त। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं किस चैप्टर की तरफ? अब हम आगे बढ़ रहे हैं आपके मानव शरीर की तरफ, ठीक है, मानव शरीर। और भाई अब तुम शुरू हो जाओ जल्दी से, मानव शरीर, फटाफट जवाब देते जाओ, फटाफट फटाफट प्रश्न पढ़ना है, फटाफट जवाब देना है, बिना देरी किए फटाफट से प्रश्न पढ़ो और जवाब दो, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ भाई फटाफट से। यस, योर टाइम स्टार्ट नाउ। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है ना? वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण होता है कहां पर? रक्त का निर्माण कहाँ होता है भाई? रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो में, है ना।
लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो में, ठीक है। वहीं अगर छोटे बच्चे की बात करें तो उसमें रक्त का निर्माण होता है प्लीहा यानी स्प्लीन में। छोटे बच्चे में रक्त का निर्माण किस में होता है? लिवर और प्लीहा यानी यकृत और स्प्लीन या प्लीहा में होता है, ठीक है। चलो, तिल्ली में रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखने के लिए भूमिका कौन सा हार्मोन निभाता है? जब से हम बात कर रहे थे मानव रोग में भी बात की थी इसके बारे में, तो कि ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखने के लिए दो हार्मोन काम करते हैं जो अग्नाशय से निकलते हैं, अग्नाशय या पैनक्रियाज से निकलते हैं। ये दोनों हार्मोन अग्नाशय या पैनक्रियाज से निकलते हैं, दोनों हार्मोन। एक हार्मोन तो है आपका इंसुलिन, एक हार्मोन तो है आपका इंसुलिन और दूसरा हार्मोन है आपका ग्लूकागॉन, दूसरा हार्मोन है आपका ग्लूकागॉन। और ये दोनों हार्मोन ब्लड शुगर का लेवल यानी ग्लूकोज का जो स्तर है उसको सामान्य बनाकर रखते हैं, ग्लूकोज के स्तर को। तो देखो यहाँ पे कौन सा दे रखा है, यहाँ पे ग्लूकागॉन दे रखा है भाई। और ये दोनों कहां से निकलते हैं भाई? ये दोनों निकलते हैं अग्नाशय से, पैनक्रियाज से, ठीक है। चलो, क्लियर है मामला, चल सकते हैं आगे। चलिए, रक्त समूह ए बी के प्लाज्मा में कौन कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं? प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहा है। देखो, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी होता है बी, और जिसका ब्लड ग्रुप बी उसमें एंटीबॉडी होता है ए। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी, उसमें ना तो ए है और ना उसमें बी है, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। आपको जानकर खुशी होगी, ना एंटीबॉडी ए और ना एंटीबॉडी बी। एंटीजन दोनों होते हैं, ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता। इसलिए ये सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही। इसीलिए किसकी तरह काम करता है? सर्वग्राही की तरह काम करता है, सर्वग्राही। इसीलिए ये सर्वग्राही की तरह काम करता है, ठीक है। चलो, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है भाई? आरबीसी संख्या में कितनी होती है? लगभग 50 से 55 लाख आरबीसी की संख्या। आरबीसी की संख्या लगभग 50 से 55 लाख, लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त। और इनका जीवन काल होता है 120 दिन का, 90 से 120 दिन होता है, तो आपको 120 मानना है, ठीक है। तो यहां पे इनका जीवन काल तो पता चली गया, 120 दिन, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान हम कहते हैं, यस, आरबीसी का कब्रिस्तान जहां आरबीसी जाकर नष्ट होती हैं, तो आरबीसी का कब्रिस्तान हम कहते हैं स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली को, स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली को। और इसी को कहते हैं शरीर का ब्लड बैंक, इसी को कहते हैं शरीर का ब्लड बैंक। आरबीसी या प्लीहा या तिल्ली को ही कहते हैं शरीर का ब्लड बैंक, ठीक है। चलो, आरबीसी की सामान्य संख्या अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, 50 से 55 लाख। तो 55 लाख पे टिक लगा देना, 50 को छोड़ देना, यहाँ पे 55 लाख 5.5 मिलियन पे टिक लगा देना, ठीक है। थायराइड ग्रंथि का विस्तार, शुरू में आया था ये प्रश्न जब हमने क्लास शुरू की थी। गले में बीमारी हुई थी, गलगंड या घेंघा, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ गई थी आयोडीन की कमी से, ठीक है। आयोडीन संबंधित है थायराइड ग्रंथि से। तो बीमारी का नाम गलगंड या घेंघा, बीमारी का नाम गलगंड या घेंघा या गंडमाला, ठीक है। चलो, गोइटर भी कहते हैं, गोइटर, गोइटर या गंडमाला। चलो भाई, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में सत्य कथन है। एड्रिनल ग्रंथि वही है जिससे इमरजेंसी हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन, आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। थायरोक्सिन तो थायराइड से निकलता है, गले में तो थायराइड होती है, इसका मतलब इसको 4S ग्रंथि कहते हैं। 4S का मतलब
स्ट्रेस, सॉल्ट, शुगर और सेक्स। 4 एस बार याद रखना। शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस और सेक्स हार्मोन कहा जाता है, इसलिए इसको पोरेस ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, 4 बार ऐसे। अच्छा, हेनले का लूप कहां पाया जाता है भाई? हेनले का लूप तो हमने एक चैप्टर पढ़ा है, पेशाब जहां बनता है, मूत्र जहां बनता है, किडनी या वृक्क में बनता है। पेशाब कहां बनता है? किडनी या वृक्क में, गुर्दे में। और उसी किडनी या वृक्क में पाई जाती है वृक्काणु या नेफ्रॉन। उसी किडनी या वृक्क में पाए जाते हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन, और उसी नेफ्रॉन का हिस्सा होता है ये हेनले का लूप। तो ये वृक्क या किडनी से संबंधित है हेनले का लूप। नेफ्रॉन देखो आ गया, नेफ्रॉन या वृक्काणु, ये किडनी या वृक्क से संबंधित होता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है। देखो भाई, किडनी होती है, ठीक है, ये ईयरफोन आ रहे हैं, ठीक है, यहां ये थैला होता है और ये मूत्र मार्ग होता है। इस तरह का सिस्टम होता है। नेत्र तो होंगे ही नहीं, तो नेत्र कहां से आ जाएंगे मानव के उत्सर्जन तंत्र में? ये मूत्राशय हो गया, ये मूत्रवाहिनी हो गई, और ये वृक्क हो गए, ये मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग। इस तरह का सिस्टम होता है भाई, ठीक है। नेत्र कहां से आ जाएंगे उत्सर्जन तंत्र में? नेत्रों का तो कोई काम ही नहीं है। चलिए, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में बताओ जरा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। लार निकलती कहां से? लार ग्रंथियों से, और लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, पैरोटिड या कर्णपूर्व, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। ठीक है, लार में पाया जाता है टाइलिन, जो स्टार्च का पाचन करता है ना, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। तो याद रखना टाइलिन का काम, टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में। ठीक है, चलो, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी सबसे पहले हमारे मुख गुहा में किसका पाचन शुरू हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को किसी तरह की नहीं है? चलो तो फिर आगे चलते हैं। शरीर में ग्लूकोज किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज का संग्रहण, ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? बताओ। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। आहार नली का सबसे लंबा भाग, आहार नली होती है 8 से 10 मीटर लंबी, आहार नली होती है 8 से 10 मीटर लंबी, और उस 8 से 10 मीटर लंबी नली का सबसे लंबा भाग होता है क्षुद्रांत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छह से 7 मीटर लगभग, 6 से 7 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। ठीक है, तो ये आहार नली का सबसे लंबा भाग है। किस भाग में भोजन का सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण होता है? तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पाचन भोजन का, सबसे ज्यादा पाचन, सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है दोस्तों। कौन सी आंत में? छोटी आंत में होता है सबसे ज्यादा पाचन और सबसे ज्यादा अवशोषण। कौन सी आंत में होता है? छोटी आंत में होता है, छोटी आंत। लैक्टोज किससे बना होता है? लैक्टोज नाम ही बता रहा है, ग्लूकोज तो आएगा ही आएगा, तो ये तो काट ही दो, फ्रक्टोज काट दो। ग्लूकोज तो आएगा ही आएगा, और खुद ही बोल रहा है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज तो गैलेक्टोज से बना है। देखो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है, नाम में ही स्पष्ट है, लैक्टोज लैक्टोज, देख लो आ रहा है। ठीक है, चलो,
और मानव शरीर में अवशेषी अंग कौन सा है? अवशेषी अंग, ठीक है। अवशेषी अंग जिसका कोई काम नहीं है, जो केवल अवशेष के रूप में बचा हुआ है, जिसका अब कोई काम नहीं है, वो अवशेषी अंग कौन सा है मानव शरीर में, वो आपको बताना है। मानव शरीर में अवशेषी अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। मानव शरीर में अवशेषी अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अवशेषी अंग अक्लदार्ड पित्ताशय काम का है, थायराइड काम का है, प्लीहा काम का है, एक ही अंग है फिलहाल तो यहां पर जो अवशेषी अक्लदार्ड। इसके अलावा जैसे अपेंडिक्स या परिशेषिका, ये भी अवशेषी अंग की श्रेणी में आता है, ठीक है। ये जो बाहर वाले कान है, पिन्ना, ये भी अवशेषी अंग की श्रेणी में आते हैं, ये रोम भी अवशेषी अंग की श्रेणी में आते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलो, अक्लदार्ड नहीं, दाढ़, दाढ़ शब्द शुद्धि का विशेष ध्यान रखा करो, ठीक है। दाढ़, यस। किस नेत्र रोग में द्विअवतल या अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का चश्मा लगाते हैं? अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। कौन से लेंस का चश्मा? अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं। दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंस, और यहां तो सर्जरी करवाते हैं, ठीक है। मनुष्य के नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल या अवतल? बताओ भाई, हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? हमारी आंख में होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स। हमारी आंख में होता है कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। आंख का अंदरूनी पीछे का भाग, तो आंख में तो सबसे लास्ट में आपको पता है, हमारी आंख की सबसे अंदर वाली परत, क्या नाम है उसका? उसका नाम होता है यस दृष्टिपटल या रेटिना। क्या नाम होता है उसका? दृष्टिपटल या रेटिना उसका नाम है, दृष्टिपटल या रेटिना। आंख की सबसे अंदर वाली परत दृष्टिपटल या रेटिना। प्रतिबिंब यही बनता है ना, वस्तु का प्रतिबिंब यही बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर ही तो बनता है। चलो, लड़ो और उड़ो हार्मोन, डू और डाई, करो या मरो हार्मोन किसको कहते हैं भाई? तो करो या मरो हार्मोन किसको कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले एड्रिनलिन हार्मोन को डू और डाई हार्मोन कहा जाता है। डू और डाई एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है ना, डू और डाई, करो या मरो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन, है ना। इसी को 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F, फियर, पहले डरो, फिर फाइट, फिर लड़ो, और फिर भाग जाओ। निषेचन कहां होता है भाई? शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, निषेचन की घटना कहां होती है? महिला के शरीर में, और वो नली का नाम याद रखना, अंडवाहिनी, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में। महिला के शरीर की जो अंडवाहिनी होती है महिला में, उसमें निषेचन यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, ठीक है, याद रखना। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापमान हो, भूख हो, प्यास हो, भावनाओं का केंद्र हो, ये सब हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होते हैं। हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होते हैं, भूख, प्यास, तापमान, भावना, सब चीजें। मनुष्य के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता, मेमोरी कहां होती है भाई? मेमोरी होती है आगे वाले खोपड़े में, आगे वाले हिस्से में होती है, जिसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं, सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रमस्तिष्क। कोई प्रश्न रह तो नहीं गया? हाँ, यस। फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहां होता है भाई? होता तो है गैसों का विनिमय, लेकिन कहां होता है? तो फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है उन थैलियों में, और उन थैलियों को हम क्या कहते हैं? उन थैलियों को हम कहते हैं वायु कूपिका, एल्वियोलाई,
उन थैलियों को हम कहते हैं वायु कूपिका, एल्वियोलाई कहते हैं, वायु कूपिका या एल्वियोलाई, वायु कूपिका या एल्वियोलाई में होता है, ठीक है, गैसों का विनिमय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, भाई सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो आपको नाम किसका लेना है, बोलो सबसे बड़ी ग्रंथि में किसका नाम लेना है, तो ध्यान रखना सबसे बड़ी ग्रंथि में आपको नाम लेना होता है यकृत यानी कि लीवर का, यकृत यानी लीवर, यकृत ग्रंथि का नाम लेना होता है। सबसे छोटी का पूछे तो आपको नाम लेना है पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी का पूछे, सबसे छोटी तो आपको नाम लेना है पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इस पीयूष ग्रंथि को, है ना, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि का आपको नाम लेना है। सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसे अपन मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, जिसे अपन मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मटर के दाने के बराबर होती है, ठीक है, मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो ये तो सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो फिर आपको नाम लेना है थायराइड का। किसका नाम लेना है, थायराइड ग्रंथि का नाम लेना है, अवटु ग्रंथि का नाम लेना है, थायराइड या अवटु ग्रंथि का आपको नाम लेना है, थायराइड या अवटु ग्रंथि का नाम आपको लेना है। चलो, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है, भाई अभी थोड़ी देर पहले आया था ये प्रश्न, लार में किसका पाचन शुरू होता है, मैंने कहा था कि भाई सबसे पहले मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। किसका पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले शुरू होता है, ठीक है। चलो, ऐसा टिश्यू जो हड्डियों से जोड़ता है, हड्डियों को जोड़ता है, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला, हड्डी प्लस हड्डी, ये होता है लिगामेंट, स्नायु। कौन सा होता है, लिगामेंट या स्नायु, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट या स्नायु। और अगर पूछ ले हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला, अगर पूछ ले हड्डी को पेशी से जोड़ने वाला ऊतक, तो आपको याद रखना है टेंडन या कंडरा, टेंडन या कंडरा, ये हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, ठीक है। अंडाणु का परिपक्वन कौन सा हार्मोन चाहिए भाई, अंडाणु के परिपक्वन के लिए बताओ, महिला के शरीर में जो अंडाणु बन रहा है उसके परिपक्वन को कौन कंट्रोल करता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन निकलता है। ये सब पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं भाई, पीयूष है ना, ये सारे किससे निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है सारे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये सारे के सारे पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता जो सबको दे सकता है, बताओ, सबको देने वाला, ओ नेगेटिव, सबको दे सकता है ओ नेगेटिव, और जो सबसे ले सकता है AB पॉजिटिव। दो याद रखना, एक तो ओ नेगेटिव और एक AB पॉजिटिव, ये सबको दे सकता है और ये सबसे ले सकता है, ठीक है, याद हो जाएगा, सबको देने और लेने की बातें याद हो जाएंगी। चलो, जैविक घड़ी कौन सी है भाई, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक, जैविक घड़ी, तो मनुष्य की तीसरी आंख या जैविक घड़ी हम कहते हैं पीनियल ग्रंथि को, किसको कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को कहते हैं, शरीर की तीसरी आंख, तीसरी आंख या लैंगिक जैविक घड़ी,
बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक, जो आपके दिन रात काउंट करने का काम करती है, आपके दिन रात को गिनती है, वो कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। आहार नली में भोजन का अधिकतम अवशोषण, अब पहले भी आए थे प्रश्न, तो भोजन का सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण कहां पे होता है? छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। आसान सा प्रश्न है। ऊपर वाले जबड़े में चवर्णक दांत कितने? चवर्णक, 6 को 6 कर लो, सही कर लो, 6। ठीक है। ऊपर वाले में चवर्णक दांत कितने? सूत्र लगाओ, 2123 बटा 2123 गुणा 2। ये रहे चवर्णक। लास्ट वाले, केवल ऊपर वाले में गिनने, 3 दूनी 6, 6 होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे। टोटल 32 दांत है। टोटल कितने दांत है मनुष्य के जबड़े में? 32 दांत है, 32। टोटल 32 दांत होते हैं, है ना, मनुष्य के मुंह में 32 दांत। टोटल मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं भाई, 32। ठीक है, 32। ये फॉर्मूला है मानव वयस्क दंत सूत्र। वयस्क दंत सूत्र यानी वयस्क का दंत सूत्र तो होता है 2123 बटा 2123 गुणा 2। 2123 बटा 2123 गुणा 2, ये तो वयस्क दंत सूत्र है। और अगर बच्चे का पूछे, छोटे बच्चे का, शिशु का दंत सूत्र पूछे, शिशु का, ये भी पूछा जा सकता है, 2102 बटा 2102 गुणा 2। 2102 बटा 2102 गुणा 2। तो आप आराम से दांतों की संख्या यहां पर निकाल सकते हैं। आप आराम से दांतों की संख्या यहां पर निकाल सकते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है भाई? मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है अपने दांतों का इनेमल। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, दांतों का इनेमल। सुमेलित करो, घुटने की कटोरी, पटेला। सी में 3 आएगा, ये काटो, ये काटो। कॉलर बोन, हसली बोलते हैं, क्लेविकल भी बोलते हैं। बी में 1 आएगा, ये काटो, ये काटो, ये तो कट ही रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही है भाई, बाकी मिला ही लोगे तुम। छाती में होती है स्टर्नम, तो ए में 1, ए में 4 सॉरी, और शोल्डर ब्लेड बच गया आपका स्केपुला, तो डी में 3। अच्छा, डी में कुछ गलती कर दी अपन ने शायद। छाती में होती है स्टर्नम, तो ए में तो 4 आएगा, 4 दोनों में है। घुटने में होती है पटेला, तो सी में 2 आएगा। सी में 2 का मतलब तीसरा ऑप्शन आएगा भाई यहाँ पर, तीसरा, है ना, थर्ड ऑप्शन आएगा, ध्यान रखना, थर्ड ऑप्शन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने % है? हमने ली कितनी थी? हमने ली थी नाइट्रोजन 78%, छोड़ी भी 78%। हमने ली ऑक्सीजन 21%, छोड़ी हमने 16.5%। हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली 0.03%, छोड़ी हमने 4.5%। लगभग 4% के आसपास हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। ठीक है, लगभग 4% के आसपास। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ भाई, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानते हैं हम यकृत यानी कि लीवर को। यकृत या लीवर को हम सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। कौन सा रस निकलता है यकृत से? पित्त रस निकलता है, पित्त रस। यकृत से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस, जो किसके पाचन में मदद करता है? वसा के पाचन में मदद करता है। ठीक है, और देखा जाए तो ये क्या करता है वास्तव में? ये वसा का पाइसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन, यानी वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है। वसा का पाइसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है पित्तरस। वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन करता है पित्तरस। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें? चलो, नेत्र की परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, प्रकाश के लिए क्या है? संवेदनशील। कौन सी परत है भाई? तो प्रकाश के लिए संवेदनशील होती है नेत्र की
सबसे अंदर वाली परत जिसका नाम है दृष्टिपटल, और इसमें भी मिलने वाली शंकु और शलाका कोशिकाएं जो प्रकाश को ग्रहण करती हैं और विद्युत संकेतों में बदल देती हैं। शंकु और शलाका, कॉन और रोड सेल्स, ये दोनों कोशिकाएं प्रकाश संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलती हैं और ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, आंख की सबसे अंदर वाली परत है। मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है। भाई अभिसारी लेंस है, इस पर जब प्रकाश किरणें आएंगी तो बताओ वो टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी वही तो फोकस होगा, तो ये तो रेटिना करता है, रेटिना। सही उत्तर हो जाएगा रेटिना यानी कि दृष्टिपटल। रेटिना, दृष्टिपटल, आंख की सबसे अंदर वाली परत जहां पर इमेज बनता है, जहां पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, उसे हम रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। चलो, एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली, पुतली का आकार, पुतली या तारा, जो पुतली खुद प्रकाश को नियंत्रित करता है और पुतली के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस या पारितारिका। पुतली का साइज कंट्रोल करता है आइरिस या पारितारिका, ठीक है, पुतली का साइज कंट्रोल करता है आइरिस या पारितारिका। चलो, भूख और प्यास का केंद्र, भूख प्यास भावना, ये सब तो हाइपोथैलेमस के अंदर आते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर आते हैं, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है आगे वाला हिस्सा, ये अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम, ये प्रमस्तिष्क जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम, क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम। ये स्मरण क्षमता, मेमोरी भी यहीं पे होती है और ये सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, स्मरण क्षमता भी इसी में होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, भाई ये बहुत अच्छा प्रश्न है ना, यही प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं, अचानक से चाय को हाथ छुआ, कांटे पे हाथ लगा, तुरंत हाथ हटेगा वहां से, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। और ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हो गई या अनैच्छिक क्रियाएं हो गई, अनैच्छिक है ना। 2 पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक तो लिख रहा हूं अनैच्छिक क्रिया, एक तो मैं लिख देता हूं अनैच्छिक क्रिया और दूसरा मैं लिख देता हूं प्रतिवर्ती क्रिया। अनैच्छिक क्रिया और दूसरा मैं लिख देता हूं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स रिएक्शंस है ना, दोनों को अलग अलग चीजें कंट्रोल करती हैं। अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा जो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, और प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो यहां सही उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रियाएं कंट्रोल होती हैं मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। रक्तचाप, लार आना, उल्टी, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, इनको कंट्रोल करता है मेडुला। मेडुला कौन कंट्रोल करता है, मेडुला, ठीक है, इनको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है, मेडुला, ठीक है। चलो, मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो ये भी याद रखना, सबसे बड़ी कोशिका तो होती है महिला या मादा का अंडाणु, स्त्री का अंडाणु, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, और पुरुष का जो शुक्राणु है वो सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। और ये आपका फाइनल प्रश्न भाई, आज का अंतिम प्रश्न, फाइनल प्रश्न आपका, अंतिम प्रश्न। पढ़ो प्रश्न को एक बार। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है भाई, बताओ। मनुष्य के शरीर का तापमान या टेम्परेचर कितना होता है? तो कई लोग कहेंगे सर 37 डिग्री सेल्सियस, कई लोग कहेंगे सर 310 केल्विन,
और कई लोग कहेंगे सर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिल्कुल, आप तीनों ही सही हैं। यहां सेल्सियस में पूछा है तो 37 डिग्री सेल्सियस, वैसे एक्यूरेट होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेकिन लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस इसको मान लेते हैं। बाकी मैंने तीनों के अंदर लिख दिया है, आप याद रखना, ठीक है। चलो तो भाई ये आपका यहां पर मामला होता है समाप्त। पढ़ते रहिए अच्छे से। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में बड़ा आनंद आया होगा और आप इसे अवश्य रूप से पढ़ेंगे, याद करेंगे और आपकी एग्जाम में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मैं विदा लेना चाहूंगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, नमस्कार।